नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 47। अंजलि के पिता रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा, हमारे जीवन में समय के साथ साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती रहती है, कभी कभी उस पर हमारा वश नहीं चलता। हाँ, एक बात कह सकता हूँ कि लोगों को समय रहते अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, जो तुम लोगों ने नहीं किया। यह भी सत्य है कि प्रवाहमान समय के गति के साथ सभी को ताल मिलाकर चलने होते हैं। जो तुम लोगों ने किया उस पर मैं किसी को गलत भी नहीं कह सकता, मगर अब तो तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी और समय के साथ साथ जो भी होंगे उसे हम सभी को स्वीकार करने होंगे, उससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। बातों बातों में रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा, हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ सबसे ज्यादा समस्या है कि हम लोग ना तो आगे जा सकते हैं ना कि पीछे। आगे जाने के लिए जो हमारे पास साधन होती है वह पर्याप्त नहीं होते। अगर हम पीछे मुड़कर चले या रुके रहे तो भी क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं तो चलते रहना होगा। हमेशा जीवन रुके तो नहीं रह सकते ना। अगर हम अपने बच्चों के खातिर कुछ भी नहीं किया तो उनके भविष्य की क्या होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए हम लोगों के दिनचर्या बहुत मुश्किल से गुजरता है, फिर भी हमें सब कुछ स्वीकार करते हुए आगे चलते रहना होगा, नहीं तो इन बच्चों के भविष्य भी अंधकारमय हो जाएंगे। और यह तो एक प्रकृति के नियम है कि हमें बच्चों के भविष्य के लिए बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं, चाहे उसका फल मीठा हो या कड़वा वह तो बात की बात है, मगर हमें अपने प्रयास तो करते रहने होंगे और यही हमारे जीवन के कड़वे सच है। अंजलि अपने ही मन से सोचने लगी, कल को क्या होगा। हमारे इतने अच्छे भाग्य नहीं है कि हमारे बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर हमारे पास कोई पैसा या पद प्रतिष्ठा होती तो जरूर काम बन जाते, क्योंकि हमारे देश में पद प्रतिष्ठा बहुत महत्व रखती है। पैसे और पद प्रतिष्ठा के बल पर कुछ भी हासिल हो जाती है। लोगों को मनचाहा कॉलेज मनचाहा नौकरी भी मिल जाती है, और प्रतिष्ठा और पैसे के बिना अच्छे से अच्छे बच्चे भी अपनी काबिलियत को प्रदर्शित नहीं कर पाते। अभी तो प्रशांत और सुशांत की बारी है, कल को कमलाकांत भी उसी जगह पर पहुंचेंगे। हम लोग उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, गांव में या शहर में कोई संपत्ति भी नहीं है ताकि उसे बेचकर कुछ उपाय कर सके। ऐसे में तो केवल यही एक मकान रही है जो किस्तों के सहारे खरीदे हैं, उसको भी अगर गिरवी रखा तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे। अब समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हम शुरू से ही गलत दिशा पर चले हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करवाते तो अब हमें इतने कठिनाइयों की सामना ना करना पड़ता, मगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है। बच्चे लोगों को एक अच्छे नौकरी तक हासिल नहीं होती, क्योंकि शुरू से ही बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छे नहीं होते, तभी तो उन्हें प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने पड़े। और आज उसी का नतीजा है कि यह लोग सरकारी स्कूल के तुलना में अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, मगर जिस तरह से शिक्षा उन्हें शुरू से ही मिली है उसी हिसाब से अगर उनके लिए जुगाड़ ना लगा सके तो वह लोग भी अपनी जीवन की सफर में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सबसे मुसीबत तो हमें अब हो रही है, हम अपने बच्चों के आगे की शिक्षा के लिए इतने सारे पैसा कहाँ से लाएंगे, हमें कौन मदद करेगा। अब प्रकाश के पास जमा फूटी कौड़ी भी नहीं है। शाम को प्रकाश घर लौटने पर धीरे से अंजलि कहती है, मेरे मन में एक सुझाव आ रही है, बताओ क्या। प्रकाश एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगा, बताओ क्या कहना चाहती हो। अंजलि बड़े ही विनम्रता के साथ कहने लगी, आजकल तो हमारे आसपास में बहुत से सरकारी स्कूल बहुत डेवलप कर गई है, क्या हम लोग अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करवा सकते। बड़ी देर तक प्रकाश चुपचाप रहा, मगर अंजलि कहती चली गई, मैं भविष्य की बातों को सोचकर बहुत ही डरी हुई हूँ। यह बात सोच रही हूँ कि कल को क्या होगा। हमारे पास तो कुछ भी बचा नहीं है सिवाय पूर्वा और कमलाकांत के नाम से जमा एफडी के। बाकी तुम्हारे ऑफिस के जो हाल है उसे तो तुम खूब समझ रहे हो, और मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। एक तुम्हारे नौकरी के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बची है।
ऐसे में मुझे तो भविष्य को लेकर बहुत चिंता सता रही है। कल को हम लोग क्या करेंगे? देखते ही देखते बात कमलाकांत पर आ गई है और 4-5 वर्ष रह गया, उसके बाद उसके लिए सारा जुगाड़ करने होंगे। उस समय हम लोग कहाँ से पैसे की जुगाड़ लगाएंगे? बड़ी देर तक चुपचाप रहने के पश्चात प्रकाश कहने लगा, तुम्हारी कहना ठीक है, मगर यहाँ पर यह तो सोचो कि बच्चे लोग जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से उठाकर अगर सरकारी स्कूल में दाखिला करवाए तो बच्चों के ऐसी हालत होगी कि मानो आसमान से अचानक जमीन पर गिर गए। फिर आगे और भी जटिल समस्याओं का उत्पन्न होगी। यह लोग हमें जीवन भर ताना देंगे कि बड़े दोनों के लिए हमने सब कुछ लुटा दिया और छोटे बालों के लिए कुछ भी नहीं की। यह तो बच्चों के साथ बड़ा ही बेइंसाफी होगी। रहा सवाल उस समय की जब जब यह लोग ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां उनके लिए काफी पैसे की जरूरत होगी, जैसा कि प्रकाश और सुशांत के लिए जरूरत पड़ी, तो मेरे मन में एक विचार आया कि 4 साल के बाद प्रशांत को कोई ना कोई नौकरी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होती है। ऐसे में कुछ भी ना हो 50 से 60 हजार रुपया की नौकरी तो मिल ही जाएगी, जबकि उससे भी अधिक पैकेज पर अच्छे से अच्छे नौकरी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ वह अपना खर्च खुद ही चला लेगा, ऊपर से अगर कहेंगे तो थोड़ा बहुत तो कमलाकांत के लिए मदद कर ही सकता है। अब तो हमें यही आश लगाकर बैठे रहने होंगे कि कब प्रशांत का ग्रेजुएशन पूरा हो। अंजलि अपने आप में एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहती है, भगवान करे तुम्हारा कहना सही हो, क्योंकि एक साथ कोई तरह के चिंताएं मुझे खाए जा रही है। प्रशांत को हर महीने कुछ ना कुछ खर्च की पैसा, सुशांत अब भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, ऊपर से कमलाकांत और पूर्वा। देखते देखते समय बीत रही है, पता नहीं कल क्या होगा। तभी मौका देखकर प्रकाश कहने लगा, कल विकास मेरे ऑफिस में आया था, कह रहा था कि किसी काम से शहर को आया था, सोचा मिलकर जाऊं। मैं उसे कह रहा था कि घर में चल, मगर बहुत व्यस्त था तो कहा आज नहीं फिर कभी आऊंगा। सोचा कि बड़े दिन हो गए मिले नहीं तो रास्ते में ही मिलकर चलूं। थोड़ी उत्सुकता भरी लहजे में अंजलि कहने लगी, फिर क्या कहा? बाबूजी माँ जी तो ठीक है ना? निराशा व्यक्त करते प्रकाश कहता है, नहीं, कह रहा था कि बाबूजी तो बुढ़ापा से ग्रस्त है ही और माँ जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं जा रही है, रोज ही कुछ ना कुछ बीमारी से परेशान है, चल नहीं पाते। दवा दारू की व्यवस्था तो चल रही है मगर तबीयत अच्छी नहीं है। तभी अंजलि शंका भरी लहजे में पूछने लगी, कहीं पैसे वगैरह तो नहीं मांग रहा था ना? नाराजगी भरे लहजे में प्रकाश कहता है, अरे अंजलि, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अगर मांग भी लिया तो कौन सी बुरी बात है, मेरे भी तो माता पिता है। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने ही उसे कहा कि दवा पानी के लिए तो बहुत खर्च हो रही होगी, कुछ पैसे वगैरह दे दूं, तो कहने लगा, नहीं भैया, अपने हमारे लिए इतना कुछ किया क्या कम है? आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मगर समय निकाल कर थोड़ा आ जाना ताकि माँ जी और बाबूजी से मुलाकात हो जाएगी। लंबे समय हो गई है नहीं आए हो तो तुम्हें याद करते रहते हैं। कहते हुए प्रकाश एकाएक कुर्सी के सहारे थकावट जैसे मुद्रा में बैठा रहा। अंजलि कुछ कहना चाहकर भी हालात को देखते हुए चुपचाप रह गई। तभी कुछ देर बाद फिर से प्रकाश कहने लगा, एक और बुरी खबर सुनाकर गया जो उस दिन तुम्हें कह रहा था। अंजलि एकाएक प्रकाश के बातों में आकर चौंक जाती है और कहने लगी, वह क्या? प्रकाश गंभीरता के साथ कहने लगा, विकास कह रहा था कि माधुरी की बेटा जो सबसे छोटा है सुंदर वहां पर आया था, उसे वहां के पता मालूम है क्योंकि उसके नाना नानी वहीं पर है और विकास के शादी में माधुरी अपने पति के साथ आई थी, ऐसे में वहां के पता तो उसे मालूम ही है। सुंदर कह रहा था कि उसके पिताजी मतलब कि माधुरी के पति एक हादसे में चले गए, जो हम में से किसी को भी नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग तो बहुत दिनों से मिलने को भी नहीं गए। अब विकास के इन बातों से यह बात सही साबित हुई कि उस दिन जो लड़का इंटरव्यू देने के लिए हमारे ऑफिस में आया था वह बद्रीनारायण के विषय में हमसे सही बात कह कर गया। बड़े दिन हो गए कि हम लोग कोई भी उनसे मिलने नहीं गए।
अगर हम लोग भी गांव में होते तो कोई ना कोई तो चले जाते या तो वह लोग भी मिलने आ जाते। ऐसे में बद्रीनारायण की मृत्यु के खबर तक हमें नहीं मिला। यह तो अब उसका छोटा बेटा या उस दिन संजोग से वह लड़का हमारे ऑफिस में आया था तभी हमें पता लगा, नहीं तो आज तक हम भी इस विषय में अनजान रह जाते। अब इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो चुकी है कि सही में माधुरी के पति बद्रीनारायण का स्वर्गवास हो गया है। अब तो हमें एक दिन उससे मिलने को जाना होगा, क्योंकि अब हम लोग इस बात को भी नहीं कह सकते हैं कि हमें खबर नहीं मिली है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।